एक 25 साल का बेरोजगार लड़का जो कि दिल्ली में अपने किराए के कमरे में बैठा हुआ था और अपने पिता के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसके पिता 10 साल पहले उसे छोड़कर चले गए थे और उसके बाद उसकी मां ने दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसी वजह से वह बार बार अपने पिता को दोष दिया करता था। लेकिन जैसे ही आज वो कमरे में बैठा हुआ था तो उसी दौरान वहां पर एक व्यक्ति आता है और आने के बाद उसे उसके पिता के बारे में कुछ ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद बेटे की आंखों में आंसू आ गए थे कि जिस पिता को वह इतना बुरा समझ रहा था उसने तो उनकी भलाई के लिए ये सब कुछ किया था। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से वह उसके पिता की सच्चाई बताने के लिए पूरे 10 साल बाद उसके पास आया था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के पास ही के गांव में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है महेंद्र, जो कि घर के अंदर तीसरे नंबर का लड़का है और उससे बड़े 2 भाई और हैं। महेंद्र जैसे ही शादी के योग्य होता है तो उसके बाद माता पिता उसकी शादी कराते हैं। थोड़ी बहुत पुश्तैनी जमीन भी है और उसकी शादी एक किरण नाम की महिला से हो जाती है। किरण जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और जब महेंद्र और किरण दोनों की शादी हो जाती है तो उसके बाद वो दोनों बड़ा ही अच्छा समय व्यतीत करते हैं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। महेंद्र अपनी पत्नी किरण से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है और उसके बाद जो महेंद्र होता है वहां से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में रहकर इधर उधर छोटा मोटा काम करने लगता है, क्योंकि वह अपने भाइयों की तरह गांव में नहीं रहना चाहता और वह आगे बढ़ना चाहता है। भाई उससे मना भी करते हैं, कहते हैं कि भाई यहीं पर रहे, वहां पर जाने से क्या फायदा है, लेकिन वो साफ साफ बोल देता है कि मुझे आगे बढ़ना है और मैं यहीं पर रहकर काम करूंगा। कुछ दिनों तक वो लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी को एक बच्चा हो जाता है और जैसे ही पत्नी को बच्चा होता है तो उसके बाद महेंद्र को मजबूरन वापस से अपने गाँव आना पड़ता है। उसको एक लड़का हुआ था और लड़के को पाकर महेंद्र का पूरा परिवार बड़ा ही खुश होता है और लड़के का नाम सुंदर रखा जाता है। लेकिन इसके बाद परिवार में मतभेद होने लगते हैं, क्योंकि यहां पर जो महेंद्र की पत्नी होती है उसका व्यवहार थोड़ा सा ठीक नहीं था। इसी वजह से जो परिवार वाले होते हैं वह उससे जलने लगते हैं। अब महेंद्र अपने परिवार को यहां पर छोड़कर दिल्ली चला जाता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन वहां पर जाने के बाद बार बार उसकी पत्नी उसको बुलाया करती और कहा करती कि तुम्हारे घर के मुझसे लड़ाई किया करते हैं और इस तरह से मैं यहां पर नहीं रह सकती। इसके बाद महेंद्र इन सभी बातों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और इसके बाद जो महेंद्र होता है वह वहीं पर गांव में रहकर काम करने का फैसला करता है और अपने घर वालों से अलग हो जाता है। उन लोगों का बंटवारा हो गया था, लेकिन जमीन अभी उनके पिता के ही नाम थी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो बच्चा होता है वो बड़ा होने लगता है। पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पाल पोस रहे थे, लेकिन जैसे ही बच्चा 15 साल का होता है तभी अचानक से जो महेंद्र होता है वो न जाने कहां गायब हो जाता है और दोनों माँ बेटों को यहां पर अकेला छोड़कर चला गया था। उसको इधर उधर ढूंढा जाता है, लेकिन महेंद्र का कोई अता पता नहीं होता है और गांव में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। ऐसी कुछ बातें चलती हैं कि उसकी पत्नी उसे काफी ज्यादा परेशान किया करती थी, तो इसी वजह से परेशान होकर वह घर छोड़कर चला गया है और किसी और महिला के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। ये बातें घूमते घूमते महेंद्र के परिवार वालों तक भी पहुंचती हैं और जब महेंद्र के परिवार वाले ये बात सुनते हैं कि पत्नी की वजह से परेशान होकर वो चला गया है, तो उसके बाद उसकी पत्नी से लड़ाई करने लगते हैं। कहते हैं कि तुमने हमारे परिवार के सदस्य को इस तरह से परेशान किया कि वो घर छोड़कर चला गया और तुम यहां पर क्यों बैठी हुई हो। वो कहने लगती है कि मैं तो यहां पर रहूंगी क्योंकि मेरा पति का घर है और उसका बेटा भी मेरे पास है। लेकिन यहां पर जो परिवार वाले होते हैं वो कहने लगते हैं कि ठीक है, उसका बेटा तुम्हारे पास है तो उस बेटे को हमें दे दो, हम इसको पाल पोस लेंगे और तू अपने मायके चली जा, तुम्हारी यहां पर कोई भी जगह नहीं है क्योंकि तुम्हारी वजह से महेंद्र घर को छोड़कर चला गया है। लेकिन यहां पर जो किरण होती है वह इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है और कहती है कि नहीं, मैं तो यहीं पर रहूंगी और मैं मुझे यहां पर रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब इसके बाद खींचातानी का माहौल बन जाता है और इसी खींचातानी के चलते जो महेंद्र के पिता होते हैं वह उससे कह देते हैं कि देखो, ये जमीन अभी तक मेरे नाम है और मैं चाहूं जिस बच्चे को दे सकता हूं और तुम्हें इस जमीन में से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इस बात को सुनकर जो किरण होती है वह एकदम से हैरान हो जाती है, लेकिन असलियत में यही बात थी और वो चाहे तो उस जमीन को उसे नहीं दे सकते थे। यहां पर पूरा परिवार था और एक तरफ किरण और उसका बेटा था, तो इसी वजह से वो इस बात को आगे विवाद नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि कई तरह के केस ऐसे उसने सुन रखे थे कि जमीन जायदाद के ऊपर बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो इसी वजह से जो किरण होती है यहां से इस घर बार को छोड़कर सीधा अपने मायके चली जाती है और वहीं पर अपने बच्चे को पालने पोसने लगती है। यहां पर जो सुंदर होता है उसको मां पालने के लिए दूसरों के घरों में काम तक किया करती है और काम करके अपने बच्चे को पाल पोस रही है। बेटा अपनी मां को दूसरों के घरों में काम करता हुआ देखता है, लेकिन इसमें जो उसकी मां होती है पूरी के पूरी गलती उसके पिता की बताती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी लगने लगा था कि उसका जो पति है
महेंद्र वह किसी और महिला के चक्कर में आकर उसे छोड़कर चला गया है और अब उसके साथ अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रहा है। वो लोग उसे ढूंढते भी हैं लेकिन ढूंढने से भी कोई अता पता नहीं मिलता और इसी वजह से वह चुपचाप घर पर बैठ जाते हैं और किरण अपने बच्चे को पालने लगती है। लेकिन बचपन से ही जब वह 15 साल का होता है तो उसी दौरान से उसके दिमाग में अपने पिता के लिए बहुत सारी नफरत भर जाती है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई लिखाई को करता रहता है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। समय के साथ साथ बच्चे को कुछ ऐसी बातें भी सहन करनी पड़ती हैं कि तुम्हारा पिता तो किसी और महिला के साथ रहा करता है और तुम लोगों को ऐसे छोड़ गया अकेला। तुम्हारा पिता बहुत बेकार है और तुम एक बेकार पिता के बेटे हो। यानी कि जो साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो उससे कुछ इस तरह की बातें कहकर उसे चिढ़ाया करते थे और ये बातें सुंदर के दिमाग में घर कर जाती हैं। लेकिन इन सभी बातों को सुनते सुनते जो सुंदर होता है धीरे धीरे अपनी पढ़ाई लिखाई को करता है, क्योंकि उसकी माँ उसे हौसला दिया करती है और कहा करती है कि बेटा जो तेरे पिता ने किया है उसको पूरी तरह से भूल जा, अपनी जिंदगी को बना, क्योंकि तुझे पूरी जिंदगी जीनी है और इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा। इन्हीं बातों को सुनकर जो सुंदर होता है धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ वह धीरे धीरे 25 साल का हो जाता है। अब तक उसकी पढ़ाई लिखाई तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब वह कोई अच्छी सी नौकरी लगना चाहता अपनी पढ़ाई लिखाई के बेस पर और इसी वजह से वह दिल्ली में आकर अपने एक दोस्त के पास रहने लगता है। वहां पर रहकर वह अपने लिए काम ढूंढता है, लेकिन हर जगह से उसे मना मिलती है। कहा जाता है कि तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जहां से भी उसे नौकरी ना दी जाती थी उसी जगह पर उसे अपने पिता की याद आया करती और वह सोचा करता कि अगर पिताजी होते तो ऐसी कोई भी बात नहीं होती, लेकिन मेरे पिता ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इन बातों को सोच सोचकर वह पिता से और भी ज्यादा नफरत करने लगता है और अब तक जिस किराए के कमरे के अंदर वो रह रहा था अपने दोस्त के पास, वह दोस्त भी उसे वहां पर अकेला छोड़कर अपने गांव चला जाता है क्योंकि यहां पर उसके लिए रोजगार नहीं है और अभी तक उसे आधा किराया देना पड़ता था। लेकिन एक दिन शाम के समय जब वह नौकरी देखकर वापस लौटता है तो उसे उसका दोस्त कहने लगता है कि भाई अब मैं यहां पर नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरा काम छूट गया है और मुझे दोबारा से गांव जाना होगा। इसके बाद वह उसे समझाने लगता है, कहता है कि और कोई काम मिल जाएगा, लेकिन यहां पर उसका दोस्त अब शहर में नहीं रहना चाहता था, वह तो गांव में जाकर ही छोटा मोटा काम ढूंढने वाला था। तो इसी वजह से वह उस कमरे को छोड़कर जाने के लिए कहने लगता है, लेकिन यहां पर जो सुंदर होता है वह उस कमरे को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने अपनी मां से वादा किया था कि वह नौकरी लगकर ही वापस लौटेगा, लेकिन यहां पर उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है और वह गांव जाए तो किस मुंह से जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी मां जो अब थोड़ी सी बीमार रहने लगी है वह बार बार फोन करके उसे पूछा करती है बेटा नौकरी लगी या नहीं लगी और कितने दिनों में तुझे नौकरी मिल जाएगी और तेरी पहली तनख्वाह कब आएगी। इन सभी बातों को सुनकर वह अपनी मां की उम्मीदों को नहीं तोड़ता है और कहता है कि मां चिंता मत करो, जल्दी से मुझे नौकरी मिल जाएगी और कुछ दिनों में मेरा काम होने ही वाला है। लेकिन उसे पता है कि उसे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली और वह काफी ज्यादा परेशानी में अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। अब उस कमरे का किराया भी उसे खुद ही देना होता है और इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। वह छोटा मोटा इधर उधर काम किया करता जिससे वह अपने रहने लायक गुजारा कर सके और इसी तरह से आगे अपनी नौकरी ढूंढता रहता है। और तभी एक दिन जहां पर जो सुंदर होता है वह एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया था और वहां से भी उदास होकर वापस लौटता है क्योंकि एचआर मैनेजर ने बोल दिया था कि तुम्हारे पास अनुभव नहीं है तो तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। उसके बाद वह उदास होकर वहां से आ रहा था और तभी उसे एक बुजुर्ग महिला मिलती है जो कि रोड को क्रॉस करना चाहती थी, लेकिन बुढ़ापे की वजह से वह सक्षम नहीं थी तेज चलने में और गाड़ियों की स्पीड देखकर उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लोग इधर उधर से आ जा रहे थे लेकिन किसी का भी उस बुजुर्ग महिला पर ध्यान नहीं था। इधर जो यहां पर सुंदर होता है उसका उस बुजुर्ग महिला पर ध्यान चला जाता है और वह एक बार तो सोचता है कि कोई बात नहीं, इसको रहने देते हैं, जब सभी लोगों को कुछ भी नहीं पड़ी तो मुझे क्या मतलब है। लेकिन बाद में वो सोचता है कि कोई बात नहीं, इनको पास करा देता हूं, बेचारी काफी देर से खड़ी हुई हैं और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। यही बात सोचकर जो सुंदर होता है धीरे धीरे उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है और कहता है कि अम्मा क्या रोड क्रॉस करना है। तो उसके बाद वो बुजुर्ग महिला जिसके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में छोटा सा थैला है वो कहती है कि हाँ बेटा मुझे रोड क्रॉस करना है, लेकिन इस सवारियों को देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। तो उसके बाद वह मुस्कुराता है और बड़ी सहजता से कहता है कि ठीक है अम्मा आप मेरा हाथ पकड़ो और मैं आपको रोड क्रॉस करा देता हूं। जो यहां पर सुंदर होता है वह उनके थैले को अपने हाथ में लेता है और थैले वाले हाथ को पकड़कर गाड़ियों को हाथ देता हुआ धीरे धीरे उस अम्मा को रोड क्रॉस करा देता है। और रोड क्रॉस करने के बाद वह अम्मा उसे बहुत अच्छी दुआएं देती है, कहती है कि बेटा तेरा हर सपना साकार हो और तू बहुत ज्यादा उन्नतियों को छुए, ऐसी मैं कामना करती हूं। इसके बाद जो सुंदर होता है वह उस बुजुर्ग महिला को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन फिर से अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगता है और
वहां से अपने किराए के कमरे की तरफ चलने लगता है। वह सोचता है कि इन दुआओं से क्या होगा, दुआएं काम तो करती ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो इतनी उलझी पड़ी है कि इन दुआओं से कुछ भी नहीं होने वाला है। यही सोचते सोचते वह दोबारा से अपने किराए के कमरे पर पहुंच जाता है और वहां अंदर बैठकर फिर से अपने पिता के बारे में सोचने लगता है और उसको कोसने लगता है। पिछले 10 साल से लगातार वो इसी तरह से अपने पिता को कोस रहा है और आज भी ऐसे ही कमरे के अंदर बैठा बैठा कोस रहा था। लेकिन तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है और उसके बाद जैसे ही सुंदर यहां पर दरवाजा खोलता है तो खोलने के बाद अचानक से सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसने अच्छे से कोट पैंट पहन रखे थे और वह सुंदर को भली भांति जानता था। इस तरह से वो उसकी तरफ मुस्कुराता था। सुंदर उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि बताइए आपको क्या काम है और आप यहां पर क्यों आए हो। तो उसके बाद वह व्यक्ति कहता है कि बेटा शायद तुम मुझे नहीं जानते होगे लेकिन मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं। इस बात को सुनकर जो सुंदर है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि सच में वह उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था और यह व्यक्ति उसे कैसे जानता है। और इसके बाद वह कहने लगता है कि हाँ मैं तो आपको नहीं जानता लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि बेटा तेरा नाम सुंदर है ना। तो यहां पर जो सुंदर होता है वो कहता है कि हाँ मेरा नाम सुंदर है लेकिन आप मुझे कैसे जानते हो। तो वह बताता है कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं और मैं और वो दोनों एक साथ बिजनेस किया करते थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बारे में सब कुछ बताया था और कहा था कि जब किसी दिन मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं तो उसके बाद मेरे बेटे को जरूर से बता देना। और आज वो दिन आ गया है। इस बात को सुनकर सुंदर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि जिस पिता का पिछले 10 साल से कोई भी अता पता नहीं है उसका एक दोस्त अचानक से उसके दरवाजे पर आता है और उसे ये बात बताता है कि वो उसके पिता का बिजनेस पार्टनर है। तो वो कहने लगता है कि साहब देखो आप मेरे साथ मजाक मत करो, इस तरह के मजाक करने के लिए आपको किसने कहा है। लेकिन तभी वो व्यक्ति कहता है कि बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं और अब तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे को बता देना और मेरा जितना भी बिजनेस है उसको उसे समझा देना, वो इस बिजनेस को आराम से कर लेगा। अब यह बात सुनकर सुंदर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। यहां से वह व्यक्ति उसे एक हॉस्पिटल में ले जाता है और हॉस्पिटल में जाने के बाद जैसे ही सुंदर वहां पर देखता है तो वहां पर उसके पिता थे जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। और जैसे ही सुंदर अपने पिता को देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आज इस टाइम पर ये हमें मिले हैं, उससे पहले क्यों नहीं मिले, कम से कम मेरे सवालों के जवाब तो दे देते। लेकिन तभी जो वह व्यक्ति होता है जिसका नाम लखन होता है वह कहने लगता है कि बेटा तुम्हारे सारे सवालों के जवाब का इंतजाम तुम्हारे पिता ने कर दिया है, तुम चिंता मत करो, बस तुम इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। और इनकी आखिरी इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार इनके गांव में ही हो जहां के रहने वाले हैं और वहीं पर इनके अंतिम संस्कार होना चाहिए। सुंदर इस बात को सुनता है और कहने लगता है कि अंकल जी आपकी बात तो सही है लेकिन मैं इनका अंतिम संस्कार कैसे कर दूं क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है और उस गांव में तो हमारा कुछ है भी नहीं। लेकिन तभी जो व्यक्ति होता है वह मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए एक बड़ा सा लिफाफा उसे देता है जिसके अंदर उसके पिता की लिखी हुई चिट्ठी थी और साथ में कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट थे। उसके बाद जैसे ही सुंदर उस लिफाफे को खोलकर देखता है तो उसके अंदर सबसे पहले उसके पिता की चिट्ठी निकलती है और जिसके अंदर वो राज लिखा हुआ था जिस वजह से वो उन दोनों को छोड़कर गए थे। जैसे ही यहां पर सुंदर उस चिट्ठी को पढ़ता है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने पिता के लिए फूट फूट कर रोने लगता है। वहां पर उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी थे जो उसके पिता ने उसके लिए रख रखे थे और साथ में एक बैंक की पासबुक भी थी जिस बैंक अकाउंट के अंदर उसने सुंदर को नॉमिनी बना रखा था। और यहां पर जब बेटा इन सभी चीजों को देखता है तो एकदम से अपने पिता के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी जो उसका पिता का दोस्त होता है वो कहता है कि बेटा रोने का टाइम नहीं है, तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी करो और अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है ना। तो सुंदर हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद अपने पिता को लेकर सीधा अपने पैतृक गांव पहुंच जाता है। यहां पर जाते समय रास्ते में वो अपनी मां को भी फोन करता है और कहता है कि मां तुम इस तरह से आ जाओ क्योंकि पिताजी की मौत हो गई है और उनके अंतिम संस्कार के लिए मैं उनको गांव में ही लेकर जा रहा हूं। अब मां इस बात को सुनकर उस पर भड़कने लगती है लेकिन बेटा कहता है कि मां तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा और जैसा हम आज तक सोचते आए थे पिताजी के बारे में वैसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद मां कहती है कि ठीक है बेटा मैं भी पहुंच रही हूं और तुम भी पहुंच जाओ। यहां पर जो सुंदर होता है वह अपने पिता को लेकर उसके पैतृक गांव पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद कुछ बुजुर्गों से बात करता है और कहता है कि मुझे अपने पिता का अंतिम संस्कार कराना है और यहीं पर उनका होना चाहिए। लेकिन तभी कुछ बुजुर्ग कहने लगते हैं बेटा तुम्हारे पिता ने तो तुम्हारे साथ इतना गलत किया था लेकिन उसके बाद भी तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार कराना चाहते हो, ऐसा क्या हो गया। तो यहां पर जो सुंदर होता है वह पहले तो इस बात को सोचकर थोड़ी देर के लिए चुप रह जाता है लेकिन जब और भी कई लोग इसी बारे में पूछते हैं तो यहां पर सुंदर अपने पिता की बात सभी लोगों के सामने बताना चाहता है। यहां पर अब तक उसकी मां भी आ गई थी जिसके अंदर भी यह शंका थी कि क्या कारण है जो बेटा अपने पिता का अंतिम संस्कार करना चाहता है। और उसके बाद यहां पर जो सुंदर होता है वह सभी लोगों के सामने खड़ा होकर उस राज को खोलता है जिस वजह से उसका पिता उन लोगों को इस तरह से छोड़कर गया था। सुंदर सभी गांव वाले और परिवार वालों के सामने उस राज को खोलता है और बताता है कि पिताजी बिल्कुल भी गलत नहीं थे, गलत तो हम लोग थे जो
जो उनको आज तक कोसते हुए आए। दरअसल पिताजी को तो कैंसर हो गया था और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मेरी पूरी जमीन और जायदाद उस कैंसर के इलाज में ही खर्च हो जाएगी और बच्चों के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। उन्होंने हमारे बारे में सोचते हुए घर को छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद वे दिल्ली में जाकर बस गए। वहां पर उन्होंने अपनी बची कुची जिंदगी को बिताने का फैसला किया और सोचा कि मैं खुद मेहनत करके पैसा कमाऊंगा और उन्हीं पैसों से अपना इलाज कराऊंगा। इसी वजह से वो वहां पर जाकर काम करने लगे और उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया था, जिसमें उनके पार्टनर हैं लखन लाल जी। और लखन लाल जी ने मुझे इन सभी चीजों के बारे में बताया है। उनको पता था कि वह इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं और जब उनके पास पैसा हो गया और वह इलाज करवाने के लिए जाते हैं तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और वह इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी पहले ही मेरे नाम कर दी थी, जिसके डॉक्यूमेंट उन्होंने एक लिफाफे में रखे और साथ में चिट्ठी रखी और उनके बैंक अकाउंट की पासबुक भी है, जिस पासबुक के अंदर उनके ढेर सारे रुपए हैं। इतने पैसे हैं कि जिन पैसों को हम दोनों माँ बेटे बैठकर खाएं तो भी खत्म नहीं हो सकते अगर हम आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। इस बात को सुनकर पूरा गांव पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सभी लोग यहां पर महेंद्र की वाहवाही करने लगते हैं कि पाप हो तो ऐसा हो जिसने अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, लेकिन परिवार को दुखी नहीं होने दिया। इधर जो यहां पर उसके घर वाले होते हैं, यानी कि जो महेंद्र के बड़े भाई होते हैं, महेंद्र के माता पिता होते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहां पर परिवार वाले आकर सुंदर और उसकी मां को अपनाते हैं और सुंदर के पिता का अच्छी तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है और गांव के अंदर शोक सभा का आयोजन भी किया जाता है। सुंदर के पास जमीन के डॉक्यूमेंट थे और घर वालों को भी उसके प्रति जो नफरत थी वह पूरी की पूरी खत्म हो गई थी। तो यहां पर जो सुंदर होता है अब अपने गांव में रहा करता है और अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी करके अपना समय व्यतीत किया करता है और साथ में वो अपने पिता के बिजनेस को भी देखा करता है, जिसको लखन लाल और उसके पिता ने मिलकर बनाया था। अब कभी जब भी उसे अपने पिता की याद आया करती तो वह बहुत जोर से रोने लगा करता और सोचा करता कि जिस पिता को मैंने इतनी दिनों तक कोसा उस पिता ने तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। और यहां पर उसे वो पल भी याद आते हैं जब उसने एक बुजुर्ग महिला को रोड क्रॉस करवाया था और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। हालांकि बुढ़िया को रोड क्रॉस वो कर नहीं करवाता तो उसके बाद भी ये सब कुछ होना था, लेकिन वो सोचता है कि दुआ में ताकत हुआ करती है और दुआ इंसान को लग जाती है। जब सुंदर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद उसके लिए रिश्ते भी आने लगते हैं और यहाँ पर परिवार वालों की रजामंदी से सुंदर की शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद वह वहीं पर अपने परिवार के साथ अपने समय को अच्छी तरह से व्यतीत करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।